स्थायी बंदोबस्त लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा जो बनाया गया उसमें हमने ये देखा स्थायी बंदोबस्त की क्या क्या व्यवस्थाएं थी। अब हम देखेंगे स्थायी बंदोबस्त में भूमि का उपयोग करने वाले सरकार, जमींदारों और किसानों पर भिन्न भिन्न प्रकार का प्रभाव किस तरह पड़ा। तो सबसे पहले देखेंगे हम सरकार पर प्रभाव या इस व्यवस्था के लाभ। सरकार की आमदनी में वृद्धि हुई क्योंकि भू राजस्व की दर 1765 ईस्वी की प्रचलित दर से लगभग दुगुनी हो गई। दूसरा, इससे कंपनी की आय निश्चित हो गई। कंपनी के अधिकारी आमदनी के अनुसार व्यय कर सकते थे। तीसरा, कंपनी प्रत्येक भू की कंपनी प्रत्येक वर्ष भू राजस्व की दरें निर्धारित करने के लिए समय और धन व्यय करती थी। अब उसे धन और समय की बचत हो गई क्योंकि 10 वर्षों के लिए कर दिया गया तो प्रतिवर्ष करने से मुक्ति मिल गई। इस व्यवस्था में कंपनी के अधिकारी राजस्व के कार्यों से मुक्त होकर प्रशासनिक कार्यों में लग गए। निर्यात के लिए कंपनियां अब और धन व्यय कर सकती थीं। जमींदारों ने शीघ्र ही यह अनुभव कर लिया कि उनका हित अंग्रेजी सरकार के प्रति स्वामी भक्त रहने में है। भविष्य में इस वर्ग ने अंग्रेजी सरकार का समर्थन किया। जमींदारों के न्यायिक अधिकार समाप्त करने से न्याय व्यवस्था में सुधार हुआ। स्थायी बंदोबस्त से क्या क्या हानियां हुई? भूमि को उपजाऊ बनाकर उत्पादन बढ़ाने पर ही राज्य को इसका अतिरिक्त लाभ राज्यों को इसका अतिरिक्त लाभ नहीं मिला। नंबर 2, खाद्य पदार्थों के बढ़ते हुए मूल्यों से राज्य की आमदनी में वृद्धि हो सकती थी किंतु इसका लाभ जमींदारों को ही प्राप्त हुआ। बंगाल भू राजस्व की दरों को कंपनी बढ़ा नहीं सकती थी, अतः उसे इस क्षति की पूर्ति के लिए अन्य प्रांतों में लगान की दरें बढ़ानी पड़ी। हम अध्ययन कर रहे थे कॉर्नवालिस के स्थायी बंदोबस्त के बारे में। स्थायी बंदोबस्त की व्यवस्थाएं हमने देखी, सरकार पर इसका क्या प्रभाव हुआ तथा किसानों से इसको क्या हानियां हुई, जमींदारों के लाभ अब हम देखेंगे जमींदारों को इससे क्या क्या लाभ हुए। स्थायी बंदोबस्त से जमींदारों के लाभ इस तरह से हैं। किसानों से भूमि का स्वामित्व छीनकर जमींदारों को दे दिया गया। भू राजस्व के अतिरिक्त अन्य करों की अदायगी के दायित्व से वे मुक्त हो गए। भूमि के सुधार व कृषि उत्पादन में वृद्धि का समस्त लाभ उन्हें मिलने लगा। यद्यपि आरंभ में कुछ जमींदार राज्य की मांग के सामने टिक नहीं सके, किंतु कुछ ही वर्षों में उनमें से अधिकांश ने अपनी स्थिति को सुधार लिया। किसानों के हितों की चिंता न करते हुए अनेक जमींदारों ने कृषकों से लगान वसूल करने का कार्य अपने गुमाश्तों को सौंप दिया तथा स्वयं शहर जाकर विलासी जीवन व्यतीत करने लगे। अनाज की कीमतों में वृद्धि का लाभ उन्हें मिला। अधिकांश जमींदारों ने किसानों को पट्टे जारी नहीं किए जहां उनकी शर्तों का पालन नहीं किया गया। जमींदारों ने अनेक किसानों को बेदखल करके लाभ कमाया। उपेक्षित जमीनों और वनों की सफाई से खेती योग्य भूमि में वृद्धि हुई।
इससे कृषि उत्पादन बढ़ा और उससे लाभ हुआ। इस व्यवस्था से जहां जमींदारों को लाभ हुआ, सिक्के का दूसरा पहलू भी हम देखेंगे। जमींदारों को क्या क्या हानियां उठानी पड़ी। इस व्यवस्था के लागू होने के कुछ समय कुछ पुराने जमींदारों को मान्यता नहीं दी गई, जैसे दिनाजपुर, राजशाही, नदिया व विष्णुपुर के जमींदारों को सदियों से प्राप्त अधिकारों से वंचित कर दिया गया, क्योंकि 1790 ईस्वी में सरकार ने उनके स्थान पर दूसरे जमींदारों से समझौते किए थे। कुछ जमींदारों द्वारा समय पर लगान अदा न करने के कारण उन्हें अपदस्थ कर दिया गया। जमींदारों के उत्तराधिकारियों में भूमि का विभाजन होने लगा। यद्यपि अकाल के समय में एक जमींदार किसानों से लगान की पूरी राशि वसूल करने का भरसक प्रयत्न करने के बाद भी सफल नहीं होता था, किंतु फिर भी उसे सरकार को लगान की निर्धारित राशि अदा करनी पड़ती थी। जमींदारों के साथ साथ किसानों को इस व्यवस्था से क्या क्या लाभ हुए वो देखते हैं हम। स्थायी बंदोबस्त के नियमों के अनुसार जमींदार अपने कृषकों को पट्टे देने के लिए बाध्य हुए। इन पट्टों में दोनों के संबंधों की शर्तों का उल्लेख होता था। कृषकों द्वारा इन शर्तों का पालन करने की स्थिति में उन्हें बेदखल नहीं किया जा सकता था, किंतु अधिकांश कृषकों को ऐसे पट्टे नहीं दिए गए थे। जमींदारों ने पट्टों की शर्तों का पालन नहीं किया, अतः कॉर्नवालिस का ये प्रबंध कृषकों के हित में होता हुआ भी उन्हें लाभ नहीं पहुंचा सका। किसानों को इस व्यवस्था से क्या क्या हानियां उठानी पड़ी। कृषकों से भूमि का स्वामित्व छीनकर जमींदारों को सौंप दिया गया। कृषकों की स्थिति केवल किराएदार की रह गई। किसानों पर जमींदारों के अत्याचार बढ़ने लगे। जमींदार किसी न किसी बहाने अधिक से अधिक लगान वसूल करने की चेष्टा करने लगे। किसानों को भूमि से बेदखल करने लगे। इस प्रकार के अन्याय के विरुद्ध न्यायालय में अपील करने की सामर्थ्य किसानों में नहीं थी। भूमि की उन्नति के लिए किसानों को कोई उत्साह नहीं रहा, क्योंकि इसका लाभ उन्हें न मिलकर जमींदारों को मिलना था। जमींदारों द्वारा नियुक्त गुमाश्तों ने कानूनी व गैर कानूनी तरीकों से धन कमाकर किसानों का शोषण किया। चारागाहों, वनों, नहरों आदि के उपयोग के अधिकार किसानों से छीन लिए गए, क्योंकि जमींदार इनके उपभोग के लिए किराया लेता था। इस प्रकार स्थायी बंदोबस्त के गुण और दोषों का विवेचन करने से ये स्पष्ट हो जाता है कि सबसे अधिक लाभ जमींदारों को पहुंचा। किसानों को हानि के अतिरिक्त कुछ नहीं मिला। यद्यपि अंग्रेजी शासन में शांति और व्यवस्था होने के कारण समृद्धि बढ़ी, किंतु किसानों की दशा में कोई सुधार नहीं हुआ। सरकार को कुछ लाभ हुए तथा उसे कुछ नुकसान भी सहने पड़े। स्थायी बंदोबस्त के स्थान पर यदि 20 या 30 साल के लिए बंदोबस्त किया जाता तो सरकार इससे होने वाली हानियों से बच सकती थी। किसान भी जमींदारों के आक्रमण के शिकार होने से काफी हद तक बच सकते थे। बच्चों, हमने अभी पढ़ा लॉर्ड कॉर्नवालिस का स्थायी बंदोबस्त जो 10 वर्षों के लिए जमींदारों के साथ होता था। इसमें जमींदार एक निर्धारित मात्रा में राजस्व सरकार को देता था। वो निर्धारित मात्रा एक बार तय हो जाने के पश्चात चाहे अकाल पड़े, चाहे
और अन्य प्राकृतिक विपदाएं आए, सरकार के पास निर्धारित लगान समय पर पहुंचता था। जमींदार यदि निर्धारित लगान किसानों से अदा नहीं कर पाने में असमर्थ होता तो किसानों पर नाना प्रकार के अत्याचार और शोषण करके उस निर्धारित राजस्व को वसूल करता था। इससे सर्वाधिक हानि या सर्वाधिक दोष इसका यही रहा, किसानों की दशा में किसी भी प्रकार का सुधार नहीं हुआ। भूमि की ओर उनका जो रुझान था या उसको उपजाऊ बनाने के लिए जो प्रयास होने चाहिए वो किसान नहीं कर पाए। उनमें उत्साह की भावना समाप्त हो गई, क्योंकि उन्हें मालूम था कि ज़्यादा से ज़्यादा राजस्व उन्हें देना है। इसके लिए उनके पास और कोई विकल्प नहीं था।